तो हम बड़े भाई साहब का पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक जो हैं और उनके भाई के बीच में कितना अंतर है, 5 साल का अंतर है। ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि वह बोलते हैं बड़े भाई साहब, क्योंकि छोटा भाई हरदम खेलकूद करता है, खेलने चला जाता है, तो वो क्या है, बड़े भाई साहब के सामने जाने से फिर डरता है। जब खेल के जाता है तो डरता है और बड़े भाई साहब नाराज़ हो जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। तो उपदेशों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में पेज नंबर 56 सेकंड पैराग्राफ में हम लोग थे कि तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो तुम यूँ खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? तो भाई साहब उपदेश देते हैं कि तुमने मुझे देखा है, मैं कभी जाता हूँ, मैं कभी खेलता हूँ, मैं कभी इतने सारे मेले होते हैं, तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा है जाते हुए? तो तुम ऐसा जो करते हो, तुम जो खेलते कूदते रहते हो, है ना, अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। तुमने मुझे देखा है, देखो मैं क्या कहूँ, 2-2, 3-3 साल एक ही कक्षा में मैं पढ़ा रहता हूँ, यानी कि मैं एक कक्षा में 2-3 साल फेल हो जाता हूँ, है ना। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम जो खेल रहे हो, तुम जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और वक्त बर्बाद करके क्या है, पास हो जाओगे? तुम जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और उससे क्या तुम पास हो जाओगे? मुझे देखो, मैं तो एक कक्षा में 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, और ऐसा ही रहा तो तुम भी ऐसे ही सड़ते रहोगे, है ना। अगर तुम्हें ऐसी ही उम्र गंवानी है तो तुम घर चले जाओ, घर यानी कि गांव चले जाओ और मज़े से खेलते रहो, गुल्ली डंडा खेलते रहो, और क्या है, खेलते रहो। तुम अपने दादा की कमाई पर जो है, तुम जो पढ़ रहे हो अभी, जो अपनी दादा की जो कमाई है उस पर क्यों उनके रुपए बर्बाद कर रहे हो? अब मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी बातें कहते कि मेरे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, और हिम्मत ही मेरी क्या हो जाती, टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत तो मेरे सोचने से भी मुझे चक्कर आने लगता था। अब यानी कि कहने का मतलब है कि भाई साहब जब उपदेश देते हैं तो वो बोलता है, कौन बोलता है, लेखक कहता है, लेखक बोलता है कि जब मैं उनके उपदेशों को सुनता था तो सुनकर तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगते थे, क्योंकि क्या करूं, क्योंकि गलती तो मैंने की है, अपराध तो मैंने क्या है, किया है, तो मैं क्या है, आंसू बहाने लगता। और भाई साहब तो उपदेश देने की कला में वो क्या थे, वो तो निपुण थे, है ना, यानी कि वो उपदेश देने में एकदम निपुण थे। और कभी कभी वो ऐसी बातें बोलते थे कि ऐसा लगता है कोई बाण चलाता है ना, तो सीने के अंदर जाकर एकदम से चुभता है, तो ऐसा लगता था कि कभी वो कोई बाण चला रहे हैं और मेरे सीने के अंदर
जा रही है। और मैं जब ऐसा होता था तो मेरा मन टूट जाता था, मेरी हिम्मत जो है वो क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। अब भाई साहब तो दिन रात पढ़ते रहते थे, रात दिन पढ़ते रहते थे, लेकिन मैं अगर उनके बारे में मैं सोचता तो ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं थी, मैं इतना नहीं पढ़ सकता था और इतना जान तोड़ मेहनत नहीं कर सकता था। फिर मैं सोचता था कि भाई साहब ठीक ही बोलते हैं, शायद मुझे क्या बोलते हैं, घर चले जाओ, दादा की क्यों पैसे तुम उनकी बर्बाद कर रहे हो, है ना। लेकिन क्या है, मुझे इतना मेहनत मुझे नहीं करना है, लेकिन इससे अच्छा भले ही मैं मूर्ख रहूं, वो मुझे क्या है, मंजूर है। और इतनी मेहनत के बारे में सुनता हूँ तो मुझे क्या आने लगता था, चक्कर आने लगता था। ऐसे करके कौन, लेखक सोचते हैं। उसके बाद में अब उन्होंने सोचा, किसने सोचा, छोटे भाई ने सोचा कि क्या सोचा कि अब मैं एक काम क्या करूँगा। घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग कभी कोई चीज़ सोचते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, लेकिन फिर क्या होता है 1-2 घंटे में हम भूल जाते हैं। जो निराशा के बादल जो होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं। तो ऐसे ही पहले तो वो भी ऐसे सोचते हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं, मैं गांव चला जाऊंगा, मुझे मूर्ख बने रहना मंजूर है। लेकिन घंटा 2 घंटा होता तो वो अपने आप अपने वापस आ जाते थे, अपने वापस उसमें काबू में आ जाते थे। अब फिर बोलते हैं नहीं नहीं, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं, भाई साहब सही बोलते हैं, है ना, अब मैं क्या करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। और पढ़ने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं, लेखक बना लेते हैं। छोटा भाई एक टाइम टेबल बना लेता है। अब पहले से नक्शा बनाई, कोई स्कीम तैयार किया, काम शुरू कैसे करें। जैसे आप लोग भी जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, या पहले ही जैसे घर में पढ़ाई करते हो तो क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ऐसे ही छोटे भाई ने एक टाइम टेबल की योजना बनाई। अब टाइम टेबल बनाऊंगा, अब उसने सोचा कैसे टाइम टेबल बनेगा। देखो, प्रातःकाल 6 बजे उठना, सुबह मैं 6 बजे उठूँगा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। 6 से 8 बजे तक मैं क्या पढ़ूँगा, अंग्रेजी पढ़ूँगा। 8 से 9 तक मैं हिसाब पढ़ूँगा, हिसाब यानी कि गणित, मैंने मैथ्स जो है। 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ूँगा, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, फिर भोजन और फिर स्कूल। ऐसे वो सोचते हैं कि ऐसा एक टाइम टेबल मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा। 3:30 बजे स्कूल से फिर मैं क्या हो जाऊँगा, वापस आऊँगा। फिर मैं थोड़ा घंटा, आधा घंटा मैं आराम करूँगा। उसके बाद 4 से 5 तक मैं क्या पढ़ूँगा, भूगोल पढ़ूँगा, ज्योग्राफी पढ़ूँगा। 5 से 6 बजे तक मैं ग्रामर पढ़ूँगा। आधा घंटा फिर हॉस्टल के सामने मैं क्या करूँगा, थोड़ा घूमूँगा, टहलूँगा, ऐसे सोचता है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद। ऐसे करके वो सोचते हैं कि ऐसा है, वो क्या बनाएंगे, टाइम टेबल तैयार करेंगे। 9 से 10 तक फिर वो हिंदी पढ़ेंगे। 10 से 11 बजे तक विविध विषय, फिर विश्राम, जो कोई सब्जेक्ट रह गया है तो वो 10 से 11 तक वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, यानी कि रेस्ट करेंगे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, पर उस पर अमल करना दूसरी बात। जैसे कि आप लोग भी टाइम टेबल बना लेते हो, है ना, बना लेते हो, लेकिन उस पर अमल बहुत कम बच्चे ही करते हैं, है ना। ऐसे ही उसने भी टाइम टेबल रेडी कर दिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, ठीक है। अब उसके बाद अमल करना तो दूसरी बात हो गई। पहले ही दिन से अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान में वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल के वह उछल कूद, कबड्डी का वह दाव घात, वॉलीबॉल का वह तेजी से फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेती। और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें किसी को याद नहीं रहती। उसके बाद, और भाई साहब नसीहत और फजीहत का अवसर
मिल जाता, मैं उनके साए से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। अब छोटे भाई ने टाइम टेबल तैयार किया, लेकिन टाइम टेबल को क्या नहीं कर पाया, उसको फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वह मैदान की तरफ देखता था, है ना, उसको मैदान की क्या याद आ जाती है? सुखद हरियाली याद आ जाती है, हवा के हल्के हल्के झोंके याद आ जाती है, फुटबॉल की उछल कूद की आवाज़ याद आती है, कबड्डी की बातें याद आ जाती है, वॉलीबॉल की वो तेजी फुर्ती याद आ जाती है। तो ये सब उसको क्या करती थी? अपनी तरफ खींच लेती थी, है ना। ये सब क्या होती थी? अपनी तरफ किसे खींच लेती थी? छोटे भाई को खींच लेती थी। और सब कुछ जो टाइम टेबल जो बना हुआ है, वो सारा टाइम टेबल उड़ जाता, दिमाग से सारा वह उड़ जाता, है ना। उसके बाद अब वो सोचता, अरे वह जानलेवा टाइम टेबल, वह तो जानलेवा टाइम टेबल है। और वो आंखें फोड़ पुस्तकें, अरे आंखें फोड़नी पड़ती है उन पुस्तकों में ना, वो सब भूल जाता था, उसे याद नहीं रहती थी। भाई साहब को और नसीहत का अवसर मिल जाता। भाई साहब को तो मालूम है कि अगर वो ऐसा करेगा तो भाई साहब फिर नसीहत देने लग जाएंगे। अब वो छोटा भाई अब उनके आंखों से दूर भागता था, चुपचाप, माने जहाँ वो ना रहे वहाँ से वो निकलता था। कमरे में ऐसे ही चुपचाप आता था कि एकदम उनको भनक ना हो, है ना। उनकी नज़र अगर मेरी तरफ उठी तो वो उसके प्राण क्या हो जाते थे? निकल जाते थे। किसके प्राण? छोटे भाई के प्राण। और ऐसा लगता था कि सिर पर एक तलवार जो है वो क्या हो रही है? हमेशा लटक रही है ना। जिस तरह से इंसान की क्या होता है, मौत और विपत्ति के बीच मोह माया का बंधन से इंसान जकड़ा रहता है, उसी तरह से अब वो कहता है कि मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सका। तो आज का भाग, दूसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। और बच्चों, इनको जब आप पढ़ोगे, इसको दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा। जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वापस से आप एक बार इसको पठन भी कीजिएगा, और पठन के साथ साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर तीसरा भाग मैं आपको बाद में कराऊंगी।